हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया था, अमीटर पढ़ लिया था, वोल्टमीटर पढ़ लिया था, साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज भी पढ़ लिया था। और बताया था कि अगले वीडियो में हम आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बताएंगे। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक्चुअली जो वोल्टमीटर काम करता है वही काम करता है कौन? पोटेंशियोमीटर। थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं हम वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर और फिर पोटेंशियोमीटर। अभी हम यहां पे बताने वाले हैं कि वोल्ट मीटर भी क्या मेजर करता था? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करता था, ईपी। पोटेंशियोमीटर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करता है। तो अब तो यहां पे कहा जा सकता है ना कि दोनों तो सेम डिवाइस हो गई ना, तो हम क्यों फालतू में मेहनत करें कि हम वोल्ट मीटर लगाएं या पोटेंशियोमीटर लगाएं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। वोल्ट मीटर तो सीधे एक सिंपल सा क्या, गैल्वेनोमीटर में हम एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं और कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में, और आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर का केस अभी बताएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है मेजर करना। इसके लिए हमें दो पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, और साथ में लेंथ वायर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम वोल्ट मीटर से ही मेजर कर लेते हैं ना। लेकिन वोल्ट मीटर मेजर तो करता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ईएमएफ भी मेजर करता है। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ ईएमएफ भी ये मेजर करता है? ये भी ईएमएफ मेजर करता है। लेकिन यहां पे जो ये वैल्यूज होती हैं ये अप्रॉक्स मेजर होती हैं। अप्रॉक्स मतलब एक्यूरेसी नहीं होती है। अगर यहाँ पे आपका कैलकुलेशन 2 वोल्ट आ रहा है तो ये 2.05 वोल्ट या 1.99 वोल्ट ये वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। एक्यूरेट वैल्यू ये मेजर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये वर्क करता है हाई रेजिस्टेंस पे। हाई रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, लेकिन कहाँ? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि फिक्स रेजिस्टेंस होगा, मतलब एक लिमिट होगी कि 10,000 ओम, 50,000 ओम इतना रेजिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ जब पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो ये हाई बट क्या, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। इसकी अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी जो होती है ये ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ईएमएफ की। कौन? पोटेंशियोमीटर। तो ये कुछ पॉइंट्स आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। अगर वोल्टमीटर की बात करें तो ये ऑन डिफ्लेक्शन मेजर होता है। किस पे? ऑन डिफ्लेक्शन। इसमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है, नो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या मेजर किया जाता है? जीरो डिफ्लेक्शन पे। यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना? जीरो देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन निडल में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। तो पोटेंशियोमीटर हम इसीलिए यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वोल्टमीटर सिर्फ इलेक्ट्रो पोटेंशियल और ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मेजर करते हैं, साथ में ईएमएफ भी मेजर करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके अलावा हम इंटरनल रेजिस्टेंस और कंपैरिजन की अगर हम बात करें, कंपैरिजन की अगर बात करें तो कंपैरिजन इन ईएमएफ भी हम यहाँ पे मेजर कर पाते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस का भी कंपैरिजन हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल कर देता है, इसलिए हम प्रेफरेंस पे रखते हैं किसको? पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर बेसिकली अगर हम बात करें इन द डेफिनेशन इज अ डिवाइस विच मेजर द ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्यूरेट पैटर्न विद अ हाई रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, यानी कि कितना? अनंत, कि हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके जब हम बात करते हैं लेंथ पैटर्न की, तो यहाँ पे सर्किट का जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट दो पार्ट में डिस्टिंग्विश होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें
तो जो पोटेंशियोमीटर होता है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कभी कभी पूछा जाता है कि जो प्रिंसिपल है वो किस पे वर्क करता है, तो ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है जीरो डिफ्लेक्शन पैटर्न पे, कि यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट पे निडल या वायर की लेंथ जाके अटैच्ड हो जाती है। अभी जब हम फिगर बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से वायर अपनी लेंथ या पोजीशन चेंज करते हैं, और उसके बिहाफ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि कितनी डिफ्लेक्शन हुई है, और जीरो डिफ्लेक्शन यानी कि एट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे आपका पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर क्या मेजर कर रहा था, ईएमएफ। अब ये ईएमएफ मेजर कैसे करता है, जैसे ये हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है पोटेंशियोमीटर का, ये मेन सर्किट होता है। यहाँ पे जब बात करते हैं तो ये होता है प्राइमरी सर्किट और ये होता है सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट, यहाँ पे एक वायर जिसकी एल लेंथ दी गई है पूरी की पूरी इस सर्किट की या डिवाइस की, जो प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट की और सेकेंडरी सर्किट की, जो बीच में ये एल लेंथ लगा हुआ है वायर एल लेंथ का, इसको हम बनाते हैं बेसिकली एलॉयज से। क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर सारा का सारा कॉपर का ही होगा तो सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी और सबकी क्या कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर भी सेम होगा, यानी अल्फा भी। लेकिन हम एलॉय को प्रेफरेंस रखते हैं कि ये लॉन्ग समय यानी काफ़ी समय तक, आप एक डिवाइस ली अगर आपने और पता लगा मेजर करने के लिए हमें चाहिए था ईएमएफ और ईएमएफ का डिफरेंस, लेकिन पता लगा आप लेके आए और दूसरे दिन वो ख़राब हो गई, तो इससे बचाने के लिए हम यहाँ पे एक एलॉय यूज करते हैं, एलॉय मैंगनीन मैंगनीन, इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन और यूरेका, ये तीन एलिमेंट्स या मेटल को एक साथ कंबाइन करके एलॉय बनाया जाता है, और वो एलॉय यहाँ पे वायर के रूप में यूज किया जाता है। कहाँ पे, पोटेंशियोमीटर में। पूछा जाता है रीजन की क्यों यूज करते हैं, तो इसको यूज करने का दो रीजन होता है। एक, पहला, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमें चाहिए हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। दूसरा, अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, इसकी जो वैल्यू है ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, या आलमोस्ट कह सकते हैं इन्फिनिटी होती है। तो टेम्परेचर की वजह से इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि पता लगा आज टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा है तो 45 या 46 डिग्री का टेम्परेचर हो गया तो ये क्या फैल जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, तो इसमें एक्सपेंशन प्रोसेस भी या रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इसकी चेंज हो जाए इतनी आसानी से टेम्परेचर की वजह से, ये भी देखने को नहीं मिलता है। तो क्या इनमें जो सेंसिटिविटी होती है वो मेंटेन रहती है। सेंसिटिविटी क्या होती है, इस वायर की लेंथ के साथ एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव है किसी भी करंट या सप्लाई के अगेंस्ट, कि ये वायर आसानी से कितनी तेज़ी के साथ इस पोजीशन पे अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा, डिफ्लेक्शन शोन करेगा, वो कमी हो सकती है या बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं क्या, सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राइमरी सर्किट मेनली जो बना हुआ है इसमें आपके पास क्या, एक कांस्टेंट पोटेंशियल सप्लाई लगी होती है जिसके पास अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और साथ में हम एक रिहोस्टेट अरेंज करते हैं। रिहोस्टेट बेसिकली अगर हम बात करें तो रिहोस्टेट या रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि हमें जितना रेजिस्टेंस कम करना है या कितना रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ये हम कंट्रोल यूनिट के साथ रखते हैं। ठीक उसी तरह रेजिस्टेंस बॉक्स का भी क्या होता है, नॉन रेजिस्टेंस होता है, जितना रेजिस्टेंस हमें अप्लाई करना है रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीज़ या जॉकीज़ लगी होती हैं जिनकी हेल्प से हम इस की को आगे पीछे रोटेट करके रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लेंथ सर्किट के अंदर आएगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना दूर होगा उतना ही ये देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे मेजर किया जाता है कि जो ये ईएमएफ है इसको कैसे मेजर करते हैं, तो ये बेसिकली मेजर किया जाता है, ये ईएमएफ गैल्वेनोमीटर की कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पे वायर में क्या देखने को मिलते हैं,
सेंसिटिविटी, ये वायर अगर यहाँ से लेके इस पॉइंट तक है और इसको अगर हम लेंथ मान लें L0, तो ये L0 तक गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होगी वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, EMF हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम यहाँ से आसानी से EMF कैलकुलेट कर पाते हैं। और EMF हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के बिहाफ पे। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वायर के रेस्पेक्ट में पर यूनिट लेंथ जितना डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है विद द चेंज ऑफ लेंथ, कि मतलब अगर लेंथ यहाँ से इधर की तरफ गई तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, अगर यहाँ से लेंथ कम हुई तो डिक्रीज कर रहा है। तो कह सकते हैं क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लिखते हैं कितना, x इक्वल्स टू V/L या EMF अपॉन L। अगर L0 यहाँ पे लेंथ मीजर की गई है और ये EMF मीजर करना है तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट इस तरह से निकाल सकते हैं और विद द रेस्पेक्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट हम आसानी से लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो चलो ठीक है, सेंसिटिविटी भी पढ़ ली हमने, एलॉयस भी पढ़ लिए, लेकिन ज़्यादातर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पे नहीं पूछा जाता है। इसकी डिफिनीशन तो इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड्स में पूछी जाती है, तो आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द चेंज ऑफ लेंथ इज टर्म एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो मेन क्वेश्चन आता है आपका वो पूछा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, या जो रेजिस्टेंस है उनके बीच का कंपैरिजन कैसे निकालते हैं, कि दो रजिस्टर दे दिए गए, एक का रजिस्टर दूसरे के रजिस्टेंस के इक्विवेलेंसी कैसे निकालेंगे, या दो EMF दिए गए हैं, एक EMF दूसरे EMF के कैसे रिलेट करेगा, या इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर ये सब चीज़ें पता लग गई तो हम करंट कैसे मीजर करते हैं। तो ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा टाइम जो पूछा जाता है वो कंपैरिजन इन बिटवीन द EMF, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चारों पॉइंट हमने बताए हैं अभी ना, ये सब के सब क्या हैं, एप्लीकेशंस में आते हैं, किसके, पोटेंशियोमीटर के। तो पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस में हमारे पास सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजर करना, दूसरा करंट सेंसिटिविटी मेजर करना। सेंसिटिविटी डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना बढ़ेगा सेंसिटिविटी उतना ही घटेगी, और सेंसिटिविटी जितना बढ़ेगी उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा। तो ये एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेट जोन करते हैं। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक EMF कैलकुलेशन यहाँ से आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ EMF कैलकुलेशन, कि अगर हमें E' निकालना हो या लेंथ निकालनी हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंपैरिजन की अगर बात करें तो कंपैरिजन यहाँ पे हम निकाल सकते हैं किसके बीच में, EMF के बीच में और करंट I के बीच में, रेजिस्टेंस के बीच में। इसके अलावा हम इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, स्मॉल r ऑफ अननोन EMF या अननोन पोटेंशियल का। इसके अलावा हम करंट निकाल सकते हैं कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसे निकाली जाएगी। आइए देखते हैं हम एक एक करके पोटेंशियोमीटर के बिहाफ पे। बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर के, जिसमें सबसे पहला टाइप है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। जैसे एक सर्किट में हमने यहाँ पे देखो E1 और E2 दो सेल्स लगाई हुई हैं, ऊपर जो प्राइमरी सर्किट होगा वो सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस, और साथ में क्या, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इनबिल्ट रहेगा, इसको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और साथ में यहाँ पे क्या, रिहोस्टेट लगा रहेगा, ताकि जॉकी इधर से उधर शिफ्ट करके हम रिहोस्टेट को एडजस्ट कर सकें नल पॉइंट पे, ताकि डिफ्लेक्शन ना हो। तो केस देखने को मिलता है, अगर ये पूरी की पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कैपिटल L है, तो जब हम सर्किट को कनेक्ट करते हैं, अगर EMF 1 है तो EMF 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके ये सर्किट देखने को मिलता है पॉइंट J पे जाके जॉकी क्या करती है, या कि स्टेब्लिश हो जाती है, नल पॉइंट यहाँ पे ऑब्टेन होता है, यानी कि जीरो पोटेंशियल का। तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की लेंथ हम मान लें कितनी, L1, तो उस केस में EMF कितना हो जाता है, XL1। ये आया कहाँ से, अगर याद कर पाओगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा था E/L1, तो यहीं से आया क्या, EMF X × L1।
केस किसका? ईएमएफ का, व्हेन E1 इज कनेक्टेड। यहां पे की लगी हुई है। अब क्या करेंगे, E1 को हटा के जब E2 को कनेक्ट कर देंगे तो जॉकी क्या करेगी, यहां से शिफ्ट करके J डैश पे आ जाएगी, यानी कि की किस पे पहुंच गई, J डैश पे। डिफ्लेक्शन देखने को मिला। और अगर हम यहां से यहां तक का मान लें कि J डैश तक का जो लेंथ है वो L2 है, तो E1 ये हो गया हमारे पास, E2 कितना हो गया, X L2, जब E2 कनेक्टेड है। अब दोनों का कंपैरिजन करना है, तो अगर हम यहाँ पे निकालें E1 अपॉन E2 तो इक्वल हो जाएगा L1 अपॉन L2। मतलब अगर दोनों वायर्स की लेंथ हमें दी गई है और एक का EMF हमें दिया गया है, तो हम दूसरे का EMF आसानी से निकाल लेते हैं। इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। इस बार जो CBSE बोर्ड के एग्जाम थे उसमें ये क्वेश्चन आपको पोटेंशियोमीटर से डायरेक्ट पूछा गया, बोर्ड में क्वेश्चन था। E1 और E2 की वैल्यू दी गई थी, लेंथ 1 दिया गया था, लेंथ 2 पूछा गया था आपसे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि बोर्ड्स के पर्पज से और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल्स। अगर हमें प्राइमरी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इसके पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, वो निकालने के लिए हम अगर बात करें, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, EMF इक्वल्स टू कितना हो जाता है, V प्लस में I स्मॉल r। यानी कि अगर हम IR की बात करें तो क्या हो जाएगा, EMF माइनस V। और अगर I की बात करें पूरे सर्किट में, फॉर द एक्सटर्नल सर्किट, अगर नेट रेजिस्टेंस R वर्क कर रहा हो तो करंट कितनी हो जाती है, V बाई R। तो R की अगर हम बात करेंगे तो E माइनस V अपॉन I, और अगर I को हम यहाँ पे लिखें तो I कितनी, V बाई कैपिटल R। अगर इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन V R। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस का जनरल फार्मूला। अब इसके टर्म्स में हम यहां से कैसे हेल्प लेते हैं, तो देखो जरा, जब हम अप्लाई करेंगे V, पूरा का पूरा सर्किट, अगर V अप्लाई करने पे जो कि J पे रुकती है और ये लेंथ L2 है, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, X L2। जबकि EMF कितना हो जाएगा, ये EMF जो ये एक्सटर्नल लगा है, ये EMF, तो इसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, की लगी है, ये जब कनेक्ट होगी तो ये की अगर J डैश पे, हम यहाँ पे J डैश और J के टर्म्स में लेके बता रहे हैं, ये हो सकता है J डैश यहाँ पे हो जाए, तो जो कि उस केस में यहाँ पे लेंथ मेजर की जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि EMF की वजह से जो लेंथ आई है वो हम मान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक L1 है, और जो ऊपर सर्किट था पहले बिना इस EMF को अप्लाई किए वो लेंथ L2 पे क्या था, नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ था। तो ये EMF कितना, X L1। तो जब दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, X माइनस L1, ओ X इंटू L1 माइनस X इंटू L2 अपॉन X इंटू कितना V है L2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, R किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के, X दोनों में है, कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2, ब्रैकेट में कितना, कैपिटल R। यहाँ से आप आसानी से क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों लेंथ का और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स का। ये हमें पता होगा कि कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये नोन रजिस्टर लगाया जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स में, तो हम इसके बिहाफ पे आसानी से प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। अगर हम बात करें अगले एप्लीकेशन की कि कहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस, कि दो जो रेजिस्टेंस हैं उनके बीच का कंपैरिजन अगर हमें करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 दिया गया है और एक रेजिस्टेंस R2, और ये सेकेंडरी सेल है। याद रखना, ध्यान से देखना कि जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सर्किट में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी सेटअप हो रहा है या कैलकुलेशन कर रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सर्किट में। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा दिए गए और इसके साथ EMF जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो अब अगर हम जॉकी को यहाँ पे शिफ्ट करके किससे, R1 से कनेक्ट कर दें, तो सिर्फ सर्किट का ये हिस्सा, ये सर्किट के बाहर चला जाएगा, ओपन हिस्सा है, तो जो हिस्सा सर्किट से बाहर होगा वो सर्किट में काउंट नहीं होगा, बस सर्किट इतना ही रह जाएगा। तो जब सर्किट इतना ही रह जाएगा तो इसमें करंट कितनी जा रही है, I। तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, IR1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिफरेंस X है तो X
और ये अगर L1 आ रहा है तो इसको हम ले लेते हैं कितना, L1। अगला केस, इसको हमने उठाया यहाँ से हटा के R1 से हमने जोड़ा किससे, R3 से। यहाँ पे मेंशन कर देंगे व्हेन R1 इज कनेक्टेड। यहाँ पे केस क्या होगा, जब ये दोनों जुड़ गए, अब यहाँ से अगर सर्किट जुड़ा तो ये दोनों क्या हो गए, सर्किट में आ गए, और जब दोनों आ गए तो दोनों किस में है, रेजिस्टेंस सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा, IR1 प्लस R2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, XL2। उस केस में डिफ्लेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की बात करें, और डिफ्लेक्शन ये है L2, तो ये कितना हो जाएगा, XL2। कब, व्हेन बोथ R1 एंड R2 कनेक्टेड, क्या हो गए, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ से हम दोनों का क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, XL और XL ये खत्म हो जाएगा, X अगर दोनों को निकालेंगे I खत्म हो जाएगा, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल हो जाएगा किसके, L1 अपॉन L2 के। यहाँ से हम आसानी से R1 अपॉन R2 कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यहाँ तक आराम से निकाल सकते हैं ना। अब L1 अपॉन L2 R1 और R1 प्लस R2, मतलब हम यहाँ से R1 और R2 का भी रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेटली फॉर्म करके। फिर अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो मेजरमेंट ऑफ करंट। हमें मेजर क्या करना है, करंट मेजर करना है, और करंट मेजर करना यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाएगा जब हम क्या, एक सर्किट कनेक्ट करेंगे यहाँ से E1 से। तो यहाँ से देखो, जब हम सर्किट 1 से कनेक्ट करेंगे तो जॉकी अगर J पे रुक रही है और यहाँ से मान लें कितना L0 डिस्टेंस है, तो इसमें जो ये E0 था, EMF नॉट, ये अभी सर्किट में कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा क्या है, छूटा हुआ है, इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो जब इसका कोई लेना देना नहीं है तो E0 इक्वल्स टू कितने हो जाएगा, XL0 के। तो X कितना हो जाएगा, X हो जाएगा हमारा E0 अपॉन L0। क्लियर। फिर अगली कंडीशन, अगर हम यहाँ पे बात करें L0 की बजाय, अगर ये कि यहाँ से ना कनेक्ट करके हम इधर सर्किट से कनेक्ट कर दें, नीचे वाला जो सर्किट लगा हुआ है, तो जब हम नीचे वाले से कनेक्ट करेंगे तो अब देखो यहाँ पे EMF वर्क करेगा, और ये जो EMF वर्क करेगा ये किससे, IR, यानी कि पूरा सर्किट कितना हो जाएगा, I और कैपिटल R से जुड़ जाएगा ना, यही EMF I इंटू R के बराबर हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, I EMF, ये किसके बराबर हो जाएगा, XL1, क्योंकि जॉकी अब यहाँ से क्या हो सकती है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और अगर ये डिस्टेंस मान लें हम L, तो सिर्फ ये कितनी हो जाएगी, XL। और जब यहाँ से हम फाइंड आउट करें X की वैल्यू, यहाँ से अगर हम I निकालें तो I कितना हो जाएगा हमारे पास, L अपॉन R, और X की जगह पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, एप्सिलॉन नॉट, या क्या, EMF नॉट जो पहली कंडीशन में था, और L नॉट जहाँ पे पहला बैलेंस पॉइंट था। तो हम आसानी से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ आपके एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये जो हैं स्पेशली नीट और जेई के जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ यहाँ से डायरेक्टली इसी पैटर्न पे पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट बिहाफ। उम्मीद है पोटेंशियोमीटर आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। काफ़ी सिंप्लीफाइड पैटर्न पे हमने बात की है इसके बारे में। पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए भी, तो नोट्स ज़रूर कर लीजिएगा इनको और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक NCERT की बुक में दिया होगा, लेकिन जो रेफरेंस बुक्स होंगी उनमें बहुत बड़ी डिटेल में ये मेंशन किया गया होगा। अगर किसी तरह की यहाँ पे अभी कुछ समस्या रह जाती है, या कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं, या करंट इलेक्ट्रिसिटी यहीं से ख़त्म हो रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम के टॉपिक में अगर किसी तरह की कोई समस्या है, या कोई कॉन्सेप्ट अभी आप और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में, या इंस्टाग्राम की ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दिया गया है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं बेझिझक। आपको सारी समस्या का निवारण वहाँ पे करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।